अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे घरों में बिजली ना आए तो क्या होगा, या फिर हमें अचानक से सारी ऊर्जा मिलनी बंद हो जाए तो फिर हम कैसे रहेंगे? सोच में पड़ गए ना? क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब इन संसाधनों पर कितने निर्भर हैं। इनके बिना रहना तो दूर, कल्पना करके ही मन में डर पैदा हो जाता है कि सारा काम ही रुक जाएगा। इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस ऊर्जा को हमें बचाकर सोच समझ के खर्च करना होगा। ऊर्जा बचत केवल एक आदत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। इसी खास मौके पर आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। हमारे साथ हैं श्री नितिन भट्ट जी, डिप्टी जीएम EESL, जो आज हमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर खास जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे ऊर्जा संरक्षण को लेकर। नितिन भट्ट जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद कविता जी। मैं भारतीय जनसंचार संस्थान के सभी गुरुजनों का, प्रबंधकों का और साथ साथ यहाँ प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न संकायों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं पत्रकारिता और जनसंपर्क के क्षेत्र में, उनका तहे दिल से आभारी हूँ EESL की ओर से कि आज आपने EESL के माध्यम से मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी, तो नितिन जी, आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर है, और एक ऐसा विषय जिसको लेकर हमने जैसे कहा कि कल्पना कर लें अगर सारी बत्ती बुझ जाए, पंखे बंद हो जाए, ठंडा पानी ना मिले तो क्या होगा। यही है हमारा आज का विषय, ऊर्जा बचाओ भविष्य सजाओ। पहला प्रश्न है वो आपसे यही रहेगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर आज ये चर्चा है हमारी, तो ये आखिर क्यों मनाया जाता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अगर मैं इस चर्चा की शुरुआत एक लाइन से करूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाकई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जब हम सब लोगों को सोचना होगा कि किस तरीके से हम इस देश के लिए ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी के मद्देनज़र सन 1991 से 14 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली जो एक बॉडी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो इस प्रोग्राम की मुख्य संरक्षक होती है। इस दिवस के तहत जो तमाम प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं देश भर में, उसकी वो मुख्य कस्टोडियन है। इस दिन विज्ञान भवन में मुख्य कार्यक्रम होता है जिसके तहत नेका अवार्ड्स, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम से पहले, यानी कि 14 दिसंबर से पहले, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, उनके लिए ऊर्जा जागरूकता के मद्देनज़र पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया जाता है और हज़ारों बच्चे इस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेते हैं। और उसके बाद जो 3 बेस्ट जो विनर्स होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। जनरली हमने देखा है कि इसमें राष्ट्रपति महोदय आते हैं और कभी कभी उपराष्ट्रपति महोदय भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री जी तो इस प्रोग्राम में विशेष अतिथि होते ही होते हैं। साथ ही साथ इस दिन 17 जो मैं कहूँ कि 17 सेक्टर्स की 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। कई इंडस्ट्रीज़ को अवार्ड दिए जाते हैं, कई इंस्टीट्यूशन को अवार्ड दिए जाते हैं जिन्होंने कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में काम किया होता है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया हुआ होता है, और साथ ही साथ देश के लिए जो ऊर्जा की महत्वपूर्ण बचत कर रहे होते हैं उन सबको कई तरह के अवार्ड से नवाजा जाता है। जी, तो ये ऊर्जा दक्षता की दिशा में अवार्ड जो दिए जाते हैं, इसका मतलब ये भी है कि आज हम इसकी महत्ता को समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए। तो जब आप लोगों के बीच में होते हैं, किस तरह के अनुभव आपके रहते हैं? अगर हम देखें, हम जिस तरीके से आज के समाज में रह रहे हैं, अगर हमारी मुख्य जो आवश्यकता है वो 2 मुख्य आवश्यकताएं लाइटिंग की अगर हम बात करें, एक प्रकाश की और दूसरा कूलिंग की। जब हम पहले देखते थे कि हमारे घर में एक इनकैंडेसेंट बल्ब होता था, लट्टू होता था, जो 100 वाट बिजली का कंजम्पशन करता था, बिजली की खपत होती थी। इसी तरह पुराना जो पंखा होता था, 80 वाट 90 वाट का पंखा होता था, तो उसी को रिप्लेस करके आज हम 6 वाट का बल्ब ले आए हैं। 100 वाट का बल्ब 900 ल्यूमेंस प्रकाश देता था, आज हमारा 6 वाट का जो LED बल्ब है वो 900 ल्यूमेंस प्रकाश देता है। इसी तरीके से जो पंखा है, जो 80-90 वाट का पंखा होता था, उसको रिप्लेस करके हम 30 वाट का BLDC फ़ैन ले आए हैं।
हवा उतनी ही देगा लेकिन बिजली का कंजम्पशन 30 वाट हो जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कि आज के समाज में, आज के दिनों में हम अपनी आवश्यकताओं को, बिजली की जो आवश्यकताएं कम नहीं कर सकते, लेकिन उसी आवश्यकता को कैसे कम वोल्टेज में पूरा किया जा सके, इसका काम, महत्वपूर्ण काम ईएसएल कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ईएसएल के बारे में भी बताना चाहूँगा। ईएसएल जो है इस ऊर्जा संरक्षण के काम को मूर्त रूप दे रहा है ऑन ग्राउंड पर। जिस तरह से ईएसएल कार्यरत है इस दिशा में, वो तो काबिले तारीफ है ही, लेकिन आजकल बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इंसान उन पर निर्भर हो गया है। तो क्या इसको आप एक अच्छे कदम के तौर पे देखते हैं, क्योंकि तकनीक ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। हम अपनी ज़रूरतों को कम नहीं कर सकते, बांध के नहीं रख सकते, लेकिन इसी के बीच में हमें कोई एक नई युक्ति ढूंढनी होगी। आपने देखा है कि पहले केवल पंखे हुआ करते थे, लेकिन आज आप देखो कि हर घर में एयर कंडीशन हो गया है। जब जब बिजली की खपत होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो ईएसएल ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर उनकी जो नवीनतम जो गाइडलाइंस हैं उसके मद्देनज़र सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनर बनाया है, जो बाजार में जो आपका एसी है उसकी तुलना में 30% मोर एनर्जी एफिशिएंट है। यानी कि अगर वो 100 रुपये की बिजली खा रहा है तो ईएसएल की जो तकनीक के द्वारा, स्पेसिफिकेशंस के द्वारा जो एसी विकसित किया गया है वो 70 रुपये की बिजली खाएगा, 30% एफिशिएंट है। इसी के साथ साथ जो बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, उनके लिए भी नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया गया है। कम वोल्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश देने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें भी इन सारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, तो ईएसएल जैसी संस्थाएं ऊर्जा संरक्षण में क्या भूमिका निभाती हैं, इस पर भी हम चलेंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ भारतीय जनसंचार संस्थान के बहुत सारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपके साथ जुड़ेंगे और अपने अपने जो सवाल इनके मन में हैं ऊर्जा दक्षता को लेकर, ऊर्जा संरक्षण को लेकर, वो आपके साथ पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। आपकी भूमिका क्या है इस कंपनी की, और परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो क्या क्या है? देखिए, इस देश में जो आप एलईडी रेवोल्यूशन देखते हैं उसका श्रेय ईएसएल को जाता है। जब बाज़ार में एक समय जब एलईडी बल्ब की कीमत 500 से 700 रुपये हुआ करती थी, उस समय ईएसएल ने अपना एक बल्ब प्रोग्राम शुरू किया, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी 2015 को किया था, जिसका उजाला, जिसको प्रोग्राम हम बोलते हैं, जिसके तहत एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट्स और फ़ैन आम जनता को किफ़ायती रेट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि एक ज़माने में जब बाज़ार में बल्ब की कीमत 500-700 रुपये होती थी, एलईडी बल्ब की कीमत, वो आज घटकर बाज़ार में 120-130 रुपये के लगभग आ गई है। ईएसएल तो केवल 70-80 रुपये में वो बल्ब आम जनता को उपलब्ध करा रहा है। और साथ ही साथ जो वारंटी की बात है, ईएसएल बाज़ार की तुलना में वारंटी भी काफ़ी अधिक देता है, और जो हमारे फैंस हैं वो भी काफ़ी किफ़ायती हैं, और साथ ही साथ उनकी वारंटी बहुत अधिक है। तो आम जनता तक कम से कम मूल्य पर बढ़िया से बढ़िया अप्लायंसेस कैसे पहुँचे, इसका काम ईएसएल कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये बात तो हो गई आम जनता की। दूसरे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं जिनको एनर्जी एफिशिएंट भी ईएसएल ने बनाया है। इस देश के जितने भी रेलवे स्टेशन आप देखते हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, उन सब पर जितने भी लाइटिंग थी उसको चेंज ईएसएल ने किया है। एयरपोर्ट्स की लाइटिंग को चेंज किया है, और साथ साथ वहाँ की कूलिंग, यानी कि जो वहाँ फैंस लगे हैं, जो एयर कंडीशनर लगे हैं, उनको भी चेंज करने का काम ईएसएल ने किया है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए की बिजली की बचत इस देश को हो रही है। जी। मैं आपको एक अनुमान के तौर पर बताऊं, जो ईएसएल की उजाला योजना है उसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए के मूल्य की बिजली आम उपभोक्ताओं को अपने बिजली के बिल में हो रही है प्रतिवर्ष। तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बचत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे देश को खड़ा करना होता तो 12,000 मेगावाट के लेवल का हमको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता, तो उसके हिसाब से भी देखें तो ये अतिरिक्त 10-20 हज़ार करोड़ की अतिरिक्त बचत है। तो ये देश में एक तरफ हम ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होना था उसकी बचत हो रही है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आम जनता के बिजली का बिल भी कम हो रहा है। जी, तो जब बिजली का बिल कम हो रहा है तो जनता को थोड़ा सा तो ये लालच चाहिए कि इससे हमारा फ़ायदा क्या हो। तो जैसे आपने जो प्रोडक्ट्स बताए हैं, अगर आम जनता ही अगर जाए मार्केट में तो कैसे पता चले कि ईएसएल के ब्रांड है, या मतलब हम कौन सा सामान खरीदें? देखिए, आप अगर बाज़ार में जाएंगी तो आप हर जगह ईएसएल
से का लंबे लंबे चौड़े चौड़े इश्तिहार देखेंगे, तमाम अखबारों में हमारे इश्तिहार आते हैं, हमारी वेबसाइट पर अब लगातार हम इन अप्लायंसेस को प्रमोट करते हैं। अगर आम जनता कोई भी ये अप्लायंसेस खरीदना चाहती है तो हमारी वेबसाइट पर आकर इन अप्लायंसेस को खरीद सकती है। दूसरा, हमने आम जनता की सहूलियत के लिए जैसे कि बहुत सारी जो साइट्स होती हैं जिस पर आप ऑर्डर बुक करके अपने घर तक सामान मंगवा सकते हैं, उसी के मद्देनज़र हमने ESL Mart शुरू किया है, जिस पर आप लॉगिन कर अपना जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, AC, इंडक्शन कुक स्टोव, सबका सब अपने घर पर अपनी ज़रूरत के अनुसार मंगा सकते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई है हमारे लिसनर्स को, और मैं उम्मीद करूंगी कि ये जानकारी आप सभी के बहुत काम आएगी। अब बारी है हमारे बच्चों जो इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा प्रश्न पूछने का, तो एक एक करके आप सब आमंत्रित हैं अपना अपना सवाल नितिन भट्ट जी के सामने रखने के लिए। नमस्ते सर, मेरा नाम रुचिका है, मैं RTV डिपार्टमेंट से हूँ। सर, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं प्रोडक्ट, तो ये कितने टाइम ड्यूरेशन में आ जाता है और ये कैसे जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है और इसकी कॉस्ट में क्या अंतर आता है, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। धन्यवाद रुचिका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। जहाँ तक हमारे अप्लायंसेस की बात है, हमारे कोई भी अप्लायंसेस हों, चाहे LED बल्ब हों, ट्यूबलाइट्स हों, फैंस हो, एयर कंडीशनर हो, वो बाज़ार भाव की तुलना में लगभग 20 से 30% सस्ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इन पर जो वारंटी दी जाती है वो वारंटी बल्ब पर हम 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, फैंस पर 3 साल की वारंटी दे रहे हैं, तो वारंटी के लिहाज से भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी उम्दा हैं। और जैसा कि आपने बताया कितने समय में ये प्रोडक्ट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे, आप ESL Mart पर जब अपना ऑर्डर बुक करते हैं तो लगभग 3 से 5 दिन में ये माल आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। और AC के मामले में तो हम डोर स्टेप तक डिलीवरी भी करते हैं, साथ साथ इंस्टॉलेशन भी मुहैया कराते हैं। तो मुझे उम्मीद है रुचिका आपको आपका जो जवाब है वो मिल गया होगा, और आगे से आपको कुछ मंगवाना होगा तो वो भी कैसे आएगा वो भी आपको पता चल गया होगा। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो अगला प्रश्न हमारे साथ एक और हमारी छात्रा मौजूद हैं, वो आपसे पूछेंगी। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकिता है और मैं RTV डिपार्टमेंट से हूँ। तो सर, मेरा ये सवाल था कि जब आप ESL की बात कर रहे हैं तो इसका मार्केट स्प्रेड कैसा है? मतलब अर्बन सेक्टर में तो इसका स्प्रेड है, व्हाट अबाउट द रूरल सेक्टर? रूरल सेक्टर में ये मतलब कैसे लोग एक्सेसिबल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए अंकिता, हमने ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर हमारे ग्रामीण उजाला स्कीम चलाई थी, जिसमें हमारी वैन जो है वो LED बल्ब रखकर हर गांव में जाकर 2-2 घंटे रुकती थी और कैंप लगाती थी, और गांव में मुनादी करती थी लाउड स्पीकर के माध्यम से कि जो भी लोग इस एनर्जी एफिशिएंट बल्ब को लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं और बल्ब को ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने समय समय पर कई सारे अभियान चलाए हैं ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ उजाला स्कीम जो हमारी थी उसमें भी हमने गांव तक, आपको मैं बताऊं कि पूरे देश भर में 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हम लोग चलाते थे, जिसमें गांव के बिजली केंद्र भी थे और शहरों के बिजली केंद्र भी थे। तो हमारी केवल प्रायोरिटी ये नहीं थी कि केवल हम शहरों तक ही हमारी योजना को सीमित रखें, हमने अंतिम जो व्यक्ति है उस तक ये इस योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, और जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं उस पर भी हमने इस योजना को शुरू किया, और वहाँ से हम LED बल्ब, ट्यूबलाइट और फैंस का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि किसी को इस योजना का लाभ ना मिला हो, सबको समान रूप से इस योजना का लाभ मिला है जो भी इस योजना में शरीक होना चाहते थे। जी, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मेरा नाम श्रीधर राठी है, मैं RTV डिपार्टमेंट से हूँ। सर, मेरा प्रश्न थोड़ा पर्सनलाइज रहेगा। हम सब अभी अपने उस करियर के उस मुकाम पर है जब आगे जाके हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, और घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे आती है करियर में, सबसे मेन होती है एज एन इंडिविजुअल। तो सर, जब आपने घर पे तो बता दिया हम कैसे एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गाड़ी, तो उसमें डिसीजन क्या अच्छा रहेगा? इलेक्ट्रिक कार जो भी ट्रेंडिंग है, जो नई आ रही है हर नई रेंज के साथ, या फिर जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार है, एंड इसमें ये इसके साथ रहेगा कि एनर्जी एफिशिएंसी के रूप से कौन सी ज़्यादा बेटर? सवाल तो लाजमी है क्योंकि स्पीड के बड़े शौकीन होते हैं, तो इसी तरह का सवाल मैंने उम्मीद की थी। तो सर जवाब दीजिए। देखिए, आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक कार्स का समय है। आपने देखा होगा बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जो कि डीजल कार्स बनाती थी, उन्होंने अपना डीजल मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है। अब वो कन्फाइंड है केवल पेट्रोल और CNG तक।
लेकिन मैं इलेक्ट्रिक कार्स की जो सबसे खासियत की बात करूं वो ये है कि जहां पेट्रोल 4 रुपये, 4.5 रुपये, 5 रुपये किलोमीटर उस पर खर्चा आता है एक सामान्य कार का, और सीएनजी कार का 3-3.5 रुपये आता है, इलेक्ट्रिक कार आप 1.5 रुपये के आसपास बहुत अच्छे से उसको रन कर सकते हैं। तो आने वाला समय इलेक्ट्रिक कार्स का है। आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर गो इलेक्ट्रिक कैंपेन 2021 में शुरू किया था, जिसके तहत पूरे देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट में तो आपने देखा ही है कि जो जितनी भी तमाम बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने ESL की कार ले रखी है, हाई रेंज SUVs ले रखी हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री खुद इलेक्ट्रिक कार्स का प्रयोग करते हैं, और तमाम जो बड़े हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं, वो सब इलेक्ट्रिक कार्स पे चल रहे हैं। यहाँ तक कि राज्यों की सरकारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही हैं, और बहुत सारे क्षेत्र में तो ऐसा हो गया कि केवल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। तो आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। यही कारण है कि ESL ने भी दिल्ली NCR में एक बड़ा नेटवर्क डेवलप किया है चार्जिंग इंफ्रा का, जहां पर आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बड़े हमारे बायर्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री है, उसमें हम उनको कार भी देते हैं, साथ ही साथ उनके लिए हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके प्रांगण में डेवलप कर देते हैं। उनके जो एरिया है वहाँ पर हम चार्जिंग स्टेशन लगा देते हैं। दिन भर गाड़ी चलेगी, जब लंच का टाइम होगा गाड़ी चार्ज हो सकती है, रात के टाइम गाड़ी चार्ज हो सकती है, और साथ ही साथ कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम पर्सनलाइज चार्जिंग स्टेशन भी, एक चार्जिंग पॉइंट भी घर पर मुहैया करा देते हैं, ताकि किसी को चार्जिंग में कोई दिक्कत ना आए। जी, मुझे उम्मीद है कि श्रीधर जो कि भविष्य में ज़रूर इलेक्ट्रिकल कार लेंगे, उनको ज़रूर ये आइडिया हो गया होगा कि मेरे लिए सस्ता कौन सा वाला है। डेफिनेट। जी, तो अब क्योंकि मन में जिज्ञासाएं बहुत हैं इन बच्चों की, तो अगला प्रश्न हमारे साथ जो जुड़ेंगी, अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार मैम, मेरा नाम सादिया कादिर है, मैं इंग्लिश जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा सवाल आपसे बस इतना सा है कि इमारतों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीके क्या हैं? देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा कि इमारतों में बिजली की खपत कैसे कम की जाए। देखिए, इसके लिए 2-3 बहुत ही सुदृढ़ प्रयास ESL के माध्यम से किए गए थे। सबसे पहला तो इस देश की लगभग 15,000 के करीब बिल्डिंग्स हैं जिनको ESL ने एनर्जी एफिशिएंट बनाया है। वहाँ पर ओल्ड फिक्चर्स हुआ करते थे जिनमें कई सारी ट्यूबलाइट्स लगी होती थी 50-50 वाट की, उसको हमने 20 वाट ट्यूबलाइट से रिप्लेस किया है। साथ ही साथ जो पंखे होते थे 80-90 वाट के, उनको हम BLDC फ़ैन के साथ 30 वाट के BLDC फ़ैन के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। और एयर कंडीशनर्स जिसका बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं वो, उनको भी हमने सुपर एफिशिएंट एनर्जी जो कंजर्व करने वाले एफिशिएंट हमारे एयर कंडीशनर्स हैं उससे रिप्लेस किया है। तो हमने कूलिंग पर भी कंजम्पशन कम किया है, साथ ही साथ लाइटिंग पर भी कम किया है। और बहुत सारी जो बड़ी बिल्डिंग है, जैसे नीति आयोग की बिल्डिंग है, उसमें हमने चिलर्स को भी रिप्लेस किया है। तो हमने जितने भी आयाम हैं बिजली की, प्रकाश के, वहाँ पर भी ऊर्जा का संरक्षण किया, और साथ ही साथ कूलिंग पर भी ऊर्जा का संरक्षण किया। जी, कहते हैं सर, जिसकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होती है वो कहीं ना कहीं खामियां भी ज़रूर ढूंढ लेता है। तो जब आप नॉर्मली कहीं जाते आते हैं, तो जब घर में लाइट पंखे जले हुए देखते हैं, तो पहचान पाते हैं कि कितनी ऊर्जा जा रही है इसमें? निश्चित तौर पे कई बार जब मैं आपके जैसे आपने मुझे आमंत्रित किया और कहीं पे भी मुझे लग रहा होता है कि लाइट जल रही है, फजूल लाइट जल रही है, सबसे पहले मैं जाकर स्विच बंद करता हूँ, बटन दबाओ, ऊर्जा बचाओ। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब हमें यहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ पर बैठा नहीं है, तो स्विच ऑफ हमको तुरंत करना चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि कहीं फिजूल में अगर ऊर्जा की खपत हो रही है तो उसे तुरंत रोकें, क्योंकि ये ऊर्जा हमारे देश के लिए काम आएगी, हमारे किसानों के लिए काम आएगी। और जब आप देखें कि जब कई एक जगह तो हम देख रहे हैं कि किसानों को खेती के लिए बिजली में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और हम यहाँ पर फिजूल में बिजली खर्च कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बिजली का संरक्षण होगा तो ये बिजली हम हमारे खेतों में हमारे किसानों को दे सकते हैं, और वो हमारे लिए ज़बरदस्त पैदावार करेंगे। जी, अगला प्रश्न जिनका है वो अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम इतिशा है, मैं RTV डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि स्कूल और कॉलेज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता कैसे फैलाई जाए? देखिए, इसके लिए हमने कई राज्यों के जो SDAs हैं, स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज, जो ऊर्जा संरक्षण को अपने अपने राज्यों में बढ़ावा देते हैं, उनके साथ मिलकर एनर्जी क्लब्स की स्थापना की है। और उन स्कूलों में राज्य सरकार के साथ मिलकर एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स को बढ़ावा दिया है। हमने अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहाँ के स्कूलों में जाकर पुरानी लाइटें सारी चेंज कर दी हैं,
पुरानी ट्यूबलाइट चेंज करके नई ट्यूबलाइट्स लगाई हैं, एलईडी ट्यूबलाइट्स, और पुराने पंखों को भी चेंज कर वहाँ पर नए BLDC फ़ैन जो हैं इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे वहाँ के स्कूलों का बिजली का बिल भी कम हो रहा है और साथ ही साथ जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसमें एक जागरूकता भी पैदा हो रही है। नमस्कार सर, मेरा नाम शिखर पाठक है और मैं अंग्रेजी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। आपने उजाला योजना की बात की, जिसके तहत लाखों घरों में ऊर्जा दक्ष उत्पाद जैसे LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जो न केवल बिजली की खपत को कम करते हैं बल्कि उनका बिल भी घटाते हैं। मेरा सवाल यह है कि इन सभी योजनाओं के तहत लिए गए किसी भी प्रोडक्ट में अगर किसी परिवार को कोई समस्या होती है तो उन्हें समाधान के लिए किससे संपर्क करना चाहिए और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? बहुत सही सवाल तुमने पूछा है, क्योंकि सर जो है वो यहाँ पर डिप्टी GM के साथ PR ऑफिसर भी हैं, तो ये ज़रूर आपको इसका उत्तर देंगे। सर बताइए। देखिए, ESL की अगर योजनाओं की बात करूं तो ESL अकेली ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो लार्जेस्ट एनर्जी सेविंग कंपनी है। और जितनी भी योजनाएं ESL के द्वारा चलाई जा रही हैं भारत सरकार के मार्गदर्शन में, वो बिना किसी सब्सिडी और ग्रांट के चल रही हैं। और जितना बड़ा प्रोग्राम LED बल्ब का इस देश में हुआ है, पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ है। और हमारा जो प्रोग्राम है विदाउट एनी सब्सिडी और ग्रांट है। अब तक लगभग 38 करोड़ LED बल्ब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं भारत में, और 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगा चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा एग्रीकल्चर पंप्स वितरित कर चुके हैं, और भी मैंने आपको बताया कि 15,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, एनर्जी इंफ्रा जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रा है वो डेवलप हुआ है। तो कई सारी खामियाबी आपने कहा ज़रूर आती हैं, लेकिन जो हमारा फेलियर रेट है LED बल्ब का 0.3% से भी कम है। तो काफ़ी मजबूत स्पेसिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है ताकि फेलियर रेट कम रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो हम वारंटी देते हैं उसका भी हमने बड़ा ही रॉबस्ट मैकेनिज्म रखा है। अगर कोई भी अप्लायंस आपका वारंटी पीरियड में ख़राब हो जाता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देते हैं। आप हमारे फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो helpline@esl.co.in पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक खुद फ़ोन करेगी, आपका प्रोडक्ट रिप्लेस कराएगी, और आपका जितनी भी शंका है, कोई और आप योजना के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं कि नए आयाम क्या होने वाले हैं, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ से आसानी से मुहैया हो सकती है। तो अब आपको आपका जो प्रश्न का उत्तर मिला है उससे आप सेटिस्फाई हो गए हैं? जी बिल्कुल। तो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे फिर अब? बिल्कुल। इसीलिए पूछा है कि आगे कोई समस्या होगी तो फिर कहाँ जाना है? जी, अगला प्रश्न जो हमसे पूछेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदिनी करोसिया है, मैं RTV डिपार्टमेंट से हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने किसानों के बारे में बात की थी, तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कृषि क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सी नई तकनीकें और उपाय उपलब्ध हैं? देखिए, हमारा जो किसान है उनको लेकर हमने एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत B5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर गए थे एज एन पायलट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पर ये पंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और ये पंप जो ट्रेडिशनल पंप्स हैं उसकी तुलना में 30 से 40% किफ़ायती होते हैं। तो वहाँ पर जब बहुत बड़ा उनको बिजली का बिल चुकाना होता था, उसकी तुलना में यहाँ पर उनका बिजली का बिल कम हुआ। साथ ही साथ इनकी जो एफिशिएंसी थी बहुत ज़बरदस्त थी, जब पानी जो खींचना होता है सिंचाई के लिए उसमें भी काफ़ी आसानी होती थी। और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि भारत सरकार के मार्गदर्शन में हम एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें अक्रॉस द कंट्री इन एग्रीकल्चर पंप्स को आम जो किसान भाई हैं उन तक पहुँचाया जा सके। जी, एक अंतिम सवाल और हमारे साथ एक RTV की छात्रा मौजूद हैं, वो आपसे पूछेंगी। नमस्कार सर, मेरा नाम श्रद्धा शंभरकर है और मेरा सवाल है कि ESL जो है वो LED लाइट्स की डिज़ाइन और निर्माण में किस तरह की पर्यावरणीय दृष्टिकोण अपनाता है जिससे ग्रीन हाउस इमिशन जो है वो कम होता है? देखिए, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और आज का जो ये सवाल है मुझे लगता है बिल्कुल रेलेवेंट है। हमने जितनी भी योजनाएं अपनी शुरू की हैं वो हमारे दिमाग में ये लेके चलेंगे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, CO2 रिडक्शन कैसे हो, इसी के मद्देनज़र हमारी सारी स्कीम्स होती हैं। और जो हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जो अपनी स्टार लेबलिंग देता है, जो नई स्पेसिफिकेशन जो मुकर्रर करता है, उसके अनुरूप हम अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, उसी के अनुरूप हम अपने टेंडरिंग करते हैं, उसी के अनुरूप मैन्युफैक्चरर्स को ऑन बोर्ड लाते हैं, ताकि ऊर्जा संरक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और ऊर्जा दक्षता के सभी उपाय इन अप्लायंसेस के माध्यम से पूरे किए जा सके। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि मेरे सारे सवाल तो इन बच्चों ने ही पूछ लिए, अब मैं क्या पूछूं। लेकिन ये विषय ऐसा है कि जिस पे जितनी ज़्यादा लंबी बात की जाए उतना ही हम सब के लिए एक जागरूकता का इसमें महत्व है। तो सर, जिस तरह से अब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर दिन जो हमारा वातावरण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हम सबको कर रहा है,
ऐसे में अगर हम एनर्जी सेविंग की बात करें या एनर्जी की बात करें, तो आपको क्या लगता है, क्या आपका इस बारे में मानना है कि क्या हम वाकई जो हम एक आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक अलग राष्ट्र की निर्माण की बात कर रहे हैं, वो सपना क्या साकार हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारी सरकार है वो लगातार ऊर्जा संरक्षण के उपायों पर काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में सरकार का जो एक फोकस रहा है वो लगातार ये रहा है कि किस तरीके से ऊर्जा की खपत को कम किया जाए। और समय समय पर हम कई सारी योजनाएं भी इस क्षेत्र में लेके आए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमने स्कूलों में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस लगाए, हमने बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा दिया। अब हमने एक और सेगमेंट वाइज हम बढ़ना शुरू हो गए। हम इस देश के जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी है, आईएम्स हैं और एम्स हैं, हर राज्य में हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर हम देख रहे हैं जो ट्रेडिशनल लाइटिंग है उसको चेंज किया जाए, वहाँ पर हीट पम्प्स को चेंज किया जाए, वहाँ पर कूलिंग के क्षेत्र में नए जो एयर कंडीशनर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। ये हम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी आंगनवाड़ीज़ हैं, हमने देखा कि इस देश में 14 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी की ओर से ये मार्गदर्शन आया था कि आप आंगनवाड़ीज़ के पास भी जाएं और हम उन आंगनवाड़ीज़ में अब इंडक्शन कुक स्टोव प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इंडक्शन कुक स्टोव है वो एलपीजी गैस की तुलना में 30% सस्ता पड़ता है। 2 किलो का वो इंडक्शन कुक स्टोव है, आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, जो दुर्गम इलाके हैं, लद्दाख का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, कई बार जब बारिश होती है रोड ब्लॉक हो जाती है, सिलेंडर की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसी स्थिति में इंडक्शन कुक स्टोव पर बड़ी आसानी से खाना बनाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अब एलपीजी का, मैं आपको एक लद्दाख का उदाहरण दूं, क्योंकि लद्दाख में भी कुछ ही समय पहले हमने इंडक्शन कुक स्टोव की नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आपको एक एलपीजी का सिलेंडर अमृतसर से लद्दाख ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, 1000 रुपये खर्च करना होता है। उसके बाद उसको अगर चंतांग, नुब्रा, जंस्कार ले जाएं उनके फार फ्लंग एरियाज़ में 1000 और खर्च करना होगा। जितने का सिलेंडर नहीं, उससे ज़्यादा उसके ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है, भारी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। तो ऐसी स्थिति में जो इंडक्शन कुक स्टोव है उसको हमारी सरकार गो इलेक्ट्रिक कैंपेन जो है उसके तहत बढ़ावा दे रही है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है उन्होंने ईएसएल के साथ करार किया है और उनकी जो 56,000 आंगनवाड़ी हैं वो क्लीन कुकिंग्स पे चलेंगी। यानी कि हर आंगनवाड़ी में इंडक्शन कुक स्टोव दिया जा रहा है, उसके साथ 4 बर्तन दिए जा रहे हैं, जिससे कि सालाना उन आंगनवाड़ीज़ को 24 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो ये सोच सकते हैं विन विन सिचुएशन है आंगनवाड़ीज़ के लिए भी और ईएसएल के लिए भी और देश के लिए भी कि आपकी ऊर्जा की खपत भी कम हो रही है और साथ ही साथ नई तकनीक को भी बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। और यही है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि परिवर्तन नियम है प्रकृति का और हमें भी अच्छे बदलाव के लिए अपने आप को बदलना ही होगा। आज नहीं तो कल इस चीज़ की, इस महत्ता को हम समझेंगे, इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आगे का समय बदल जाए? हम सभी को कलेक्टिवली इस ओर कदम बढ़ाने होंगे, कलेक्टिव प्रयास करने होंगे। जहाँ पर भी आपको दिखता है कि लाइट फिजूल में जल रही है उसे रोकिए। अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको लगता है कि कहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ऊर्जा दक्षता के फ़ायदों को नहीं समझ पाए हैं, ऊर्जा संरक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाइए। और चौथी महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको कभी लगता है कि आपको किसी विषय पर कोई जानकारी चाहिए कि ऊर्जा दक्षता को और कैसे और ज़्यादा प्रचारित किया जाए, उसका और ज़्यादा प्रसार किया जाए, आप ईएसएल को लिख सकते हैं, हमको बुला सकते हैं, हम हमेशा हाजिर हैं आपके सामने। और एक और बात, जब आपने कहा कि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए, तो मैं एक और बात बताऊंगा कि अभी हमने यूथ्स को आकर्षित करने के लिए, यूथ्स को अपने साथ जोड़ने के लिए एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है ऊर्जावीर स्कीम। इस ऊर्जावीर स्कीम के तहत हम 18 साल से बड़े जो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको हम ऊर्जावीर वो हमारे साथ जुड़कर बन सकते हैं। उनके पास एक अपना पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक स्मार्टफोन होना चाहिए। वो हमारे साथ जुड़ें, ऊर्जावीर बने। वो हमारे साथ ऊर्जावीर बनेंगे जब भी वो किसी हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, एक सक्सेस फीस भी हम उनको देंगे। साथ ही साथ वो इस देश के लिए एक तरह से समझिए कि एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं जिसमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिल रहा है और साथ ही साथ उनकी कुछ आमदनी भी हो जाती है। तो ये स्कीम हमने आंध्र प्रदेश में अभी 7 दिसंबर को शुरू की है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एन चंद्रबाबू नायडू साहब मौजूद थे और हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय मनोहर लाल जी मौजूद थे। उनकी सरपरस्ती में ये स्कीम हमने वहाँ लॉन्च की है, जिसमें 1 लाख ऊर्जावीर अकेले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत के अन्य राज्यों में भी इस स्कीम को इसका प्रचार प्रसार होगा
और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 साल में लगभग 50 लाख ऊर्जावीर इस देश में हम तैयार करेंगे विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से, माननीय भारत सरकार और माननीय ऊर्जा मंत्रालय के संरक्षण में। तो नितिन भट्ट जी, अब बिल्कुल हमारा जो कार्यक्रम है वो अब अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जाने से पहले इस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आप क्या कहेंगे कि हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? देखिए, संकल्प बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही कारगर है कि बिजली की बचत हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बिजली की बचत से हमारा देश सशक्त होगा, हमारे किसान सशक्त होंगे, हमारी इंडस्ट्री सशक्त होंगी और ऊर्जा की जितनी बचत की जाए उतना कम है। मैं सभी से आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि अपने घर में, अपने आसपास आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर ऊर्जा की बचत के उपायों को अपनाएं, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को अपनाएं और ऊर्जा संरक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी के बहुत काम आएगा और आप आज से ही प्रण लेंगे कि अगर आपके घरों में, आपके दफ्तरों में या जहां पर भी आपको लगे आप जा रहे हैं और अननेसेसरी बिजली के बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं या आप उस कमरे में है ही नहीं, तो कृपया आप उन बत्तियों को बुझा दें, बिजली बचाइए, क्योंकि आज जो आप बचत करेंगे ये आपके बच्चों के ही कल काम आएगी। नितिन भट्ट जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी, धन्यवाद IIMC, आपने ESL को आमंत्रित किया और मैं आप सभी लोगों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। तो दोस्तों, ऊर्जा का संरक्षण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी होता है, चाहे वो परिवहन हो, उद्योग हो या फिर घरेलू उपयोग। ऊर्जा के सीमित स्रोतों के कारण हमें इसे बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर हम ऊर्जा का संरक्षण करेंगे तो न केवल प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकेंगे बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी हम बड़ी बचत कर सकते हैं। तो इसका अनावश्यक उपयोग आप ना करें, कम उपयोग करें, बस यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। आज के इस विशेष कार्यक्रम ऊर्जा बचाओ भविष्य सजाओ में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय, नए मेहमान के साथ। तब तक कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना